अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम लेके आ रहे हैं आपके लिए लेक्चर नंबर 6 और इस लेक्चर नंबर 6 का हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। ये लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो है ना आपके, ये एक थ्योरेटिकल पार्ट रहेगा आपका। टोटल आपको लिखना है इनका स्टेटमेंट, बाकी कुछ नहीं करना है। एक दो न्यूमेरिकल भी दिखाएंगे साथ में, तो इन चीज़ों के ऊपर आप फोकस करोगे। ठीक, तो पहला है हमारा इन लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। ये लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं असल में? तो जब भी कोई मैटर कोई चेंज दिखाता है ना, तो उस चेंज के दौरान उसे कुछ लॉज फॉलो करने पड़ते हैं। उन्हीं लॉज को कहते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। दे आर मेजरली 5 इन नंबर। पहले 4 जो होते हैं वो मास से डील करते हैं, और जो 5th वाला लॉ है वो वॉल्यूम से डील करता है। जो 5th वाला लॉ आपका है वो हमने लेक्चर नंबर 5 में ही डिस्कस किया था। ठीक, और इस लेक्चर के अंदर अब हम पहले वाले 4 लॉज को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो हमारा पहला वाला लॉ जो है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है ना, ये किसने दिया था? एंटोनी लवेशर ने दिया था ये। और इसका स्टेटमेंट अगर आप लिखोगे, एंटोनी लवेशर ने क्या बोला था? इसने स्टेटमेंट दिया था कि मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। ना आप मैटर को क्या कर सकते हो, ना क्रिएट कर सकते हो, ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज। इसने ये बोला था कि आप अगर चाहे किसी मैटर में फिजिकल चेंज ला रहे हो या कोई केमिकल चेंज ला रहे हो, तो उस प्रोसेस के दौरान आप मैटर को कभी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। मतलब मैटर का लॉस नहीं होगा, ना आप मैटर को क्रिएट कर सकते, मतलब एक्स्ट्रा मैटर जनरेट नहीं हो सकता। ठीक, अच्छा, एंटोनी लवेशर का ये स्टेटमेंट अगर डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के हिसाब से जाओगे, मैटर किन चीजों से बना हुआ होता था? एटम से बना हुआ होता था। उसका पहला ही पोस्टुलेट, जरा ये रिकॉल करो 9th वाला टॉपिक डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। उसमें पहला ही पॉइंट था कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल्स, और उन्हें इंडिविजुअल पार्टिकल्स का नाम रखा गया था एटम। तो अगर स्मॉलेस्ट पार्टिकल कौन सा है? एटम। एटम को क्या आप डिवाइड कर सकते हो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी? सर नहीं। अगर आप एटम को डिवाइड ही नहीं कर सकते, मतलब डिस्ट्रॉय ही नहीं कर सकते, तो ऑटोमेटिकली मैटर को भी आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ना मैटर को आप क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। अगर हम एटम को डिस्ट्रॉय कर सके, तो इसका मतलब अगर हमने एटम को ही डिस्ट्रॉय किया, खत्म किया, तो इसका मतलब मैटर ही खत्म होगा, क्योंकि मैटर तो किन से बना हुआ होता है? पार्टिकल से बना हुआ होता है। तो अगर आपका एटम ही खत्म हुआ तो मैटर ही खत्म, अगर मैटर खत्म हुआ तो यूनिवर्स ही खत्म। ठीक, तो इसका मतलब जो मैटर है अकॉर्डिंग टू एंटोनी लवेशर, मैटर को ना आप क्रिएट कर सकते हो, ना मैटर को आप क्या कर सकते हो, डिस्ट्रॉय कर सकते हो। चाहे आप कोई फिजिकल चेंज लाओ मैटर के अंदर, चाहे आप कोई केमिकल चेंज लाओ मैटर के अंदर। केमिकल चेंज का क्या मतलब? केमिकल रिएक्शन। ठीक, तो मैटर जो है किन से बना हुआ होता है? ये एटम से बना हुआ होता है। और हमें पता है मैटर का जितना भी मास होता है वो एटम्स की वजह से ही तो होगा, क्योंकि एटम्स के पास क्या होता है? न्यूक्लियस। सारा का सारा मास किसके अंदर होता है? न्यूक्लियस के अंदर। तो इसका मतलब अगर आप मैटर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो, तो मास को भी आप ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ना क्रिएट कर सकते हो। इस तरीके से एक और स्टेटमेंट इसका बना कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड nor destroyed। ठीक, तो इसका क्या मतलब हुआ कि मास जो है, दैट इज मास रिमेन्स कंजर्व्ड। मास क्या रहता है आपका? कंजर्व। मास रिमेन्स कंजर्व्ड। एंड अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एक और नाम देते हैं। इसे कहते हैं लॉ ऑफ, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग लॉ ऑफ इंडेस्ट्रक्टिबिलिटी। लॉ ऑफ इंडेस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर। इंडेस्ट्रक्टिबिलिटी का क्या मतलब? कि मैटर को आप डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हो। तो हम कह सकते हैं कि ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है,
ये किसने दिया था? एंटोनी लावेशर ने। और इसका स्टेटमेंट क्या है? सिंपली मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज, या मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, दैट इज मास रिमेन्स कंजर्व्ड। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, कोई भी फिजिकल चेंज हो, मास जो रिएक्टेंट का होता है वही आना चाहिए किसके बराबर? प्रोडक्ट के बराबर। तो यही हमारा है क्या? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? मास बिफोर रिएक्शन शुड बी इक्वल टू, ये इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, मास बिफोर रिएक्शन शुड बी इक्वल टू मास आफ्टर रिएक्शन। रिएक्शन करने से पहले आपके पास जितना भी मास है वो बराबर होना चाहिए मास आफ्टर रिएक्शन, चाहे फिर वो रिएक्शन फिजिकल चेंज हो या कोई केमिकल चेंज हो। ठीक, तो यहां पे एक चीज है, यहां पे कोई भी फिजिकल प्रोसेस हो सकती है या कोई भी केमिकल चेंज हो सकती है। जरा इस चीज को समझते हैं कि फिजिकल का क्या मतलब और केमिकल का क्या मतलब। ठीक है, चले यहां पे हम एक एग्जांपल लेते हैं। देखो क्या है एग्जांपल। अगर आपके पास मान लो एक फिजिकल चेंज की बात करते हैं, किसकी? फिजिकल चेंज की बात करते हैं कि फिजिकल चेंज के ऊपर किस तरीके से हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल चेंज, आपके पास मान लो आपके पास एक बीकर है और उस बीकर के अंदर आपने, ये बीकर है, ये आपका बीकर, ये आपका आइस है, ठीक है, और इसको आपने फिक्स करके रखा। ठीक, और इस सारे सिस्टम का फॉर एग्जांपल आपने इसका वेट निकाला and it came out to be x grams, and it came out to be x grams। अब अगर आपने इसको थोड़ा सा हीट किया, इस कंटेनर को पूरा आपने क्या किया? हीट किया। अब इस कंटेनर के अंदर जो आइस ब्लॉक है, आइस ब्लॉक, वो किसमें कन्वर्ट हो चुका होगा? लिक्विड। मतलब ये कौन सी चेंज आप ला रहे हो? ये तो सॉलिड फॉर्म में था, ये लिक्विड फॉर्म में था। तो जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, इस लिक्विड को आप फिर से किसमें कन्वर्ट कर सकते हो? सॉलिड फॉर्म में। तो इसका मतलब जिसे रिवर्सिबल चेंज, क्या है ये? रिवर्सिबल चेंज। अगर ये रिवर्सिबल चेंज है तो इट इज सिंपली फिजिकल चेंज। क्या है ये? फिजिकल चेंज। अब मुझे आप बोलो कि जब आपने पहले लिया था एक बीकर और बीकर के अंदर आपने आइस डाली थी, इसका वेट आपने कैलकुलेट किया, वो कितना आया आपका? x ग्राम। अब जैसे आपने हीट किया, ये सारा का सारा आइस किस में कन्वर्ट हुआ? इनटू लिक्विड में हुआ ना, लिक्विड वाटर, और कंटेनर तो वही है। अब अगर आपने इस सिस्टम का पूरा मास निकाला तो वो भी किसके बराबर आएगा? x ग्राम के बराबर। इसमें ना मास का कुछ लॉस होगा ना गेन होगा। अगर ये x ग्राम था, फॉर एग्जांपल इफ इट इज 50 ग्राम, तो आपको रिजल्टिंग चेंज करने के बाद जो आपका मास मिलेगा ना, जैसे बीकर क्लोज था ऊपर से, तो ये भी किसके बराबर आएगा? 50 ग्राम। ठीक, तो ये था एंटोनी लावेशर का स्टेटमेंट। लेकिन इस चीज को प्रूव करने के लिए एक साइंटिस्ट हमारे पास था जिसका नाम था लैंडोल्ट। क्या था नाम? लैंडोल्ट। उस साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया और इस एक्सपेरिमेंट से उसे पता चला कि बिल्कुल अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास उस चेंज को फॉलो करना पड़ेगा। मतलब कोई भी रिएक्शन आप कर लो, कोई भी रिएक्शन आप कर लो, उसमें रिएक्टेंट का मास हमेशा बराबर होता है किससे? प्रोडक्ट के मास के बराबर। किस तरीके से उसने वो किया था प्रूव? देखो, तो ये था फिजिकल चेंज के रिलेटेड। अब जैसे केमिकल चेंज की बात करते हैं, केमिकल चेंज में किस तरीके से आप इस चीज को अप्लाई करोगे? केमिकल चेंज, देखो लैंडोल्ट था हमारा, उसका एक ट्यूब होता है कुछ इस तरीके से, जिसे हम कहते हैं लैंडोल्ट ट्यूब। क्या कहते हैं? वो एच टाइप का होता है इस तरीके से, लैंडोल्ट ट्यूब। इसमें दो लिम्ब्स होती है, दो लिम्ब्स, लिम्ब 1 एंड लिम्ब 2। और इस लिम्ब के ऊपर होता है अपर वाला पार्ट जो इसका होता है कॉर्क। ठीक, कॉर्क मतलब एक लिड टाइप होता है ये इस तरीके से। इसने एक लिम्ब के अंदर NaCl का सॉल्यूशन भर दिया, NaCl सॉल्यूशन, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन इसने भर दिया। मतलब पहले उसने एक बीकर लिया था, पहले उसने एक बीकर लिया था, उस बीकर के अंदर उसने पानी रखा था, पानी के अंदर उसने NaCl डाला तो NaCl का एक्वस सॉल्यूशन बना। उस एक्वस सॉल्यूशन को उसने उठाया और इस लैंडोल्ट के एक लिम्ब के अंदर, जो लैंडोल्ट ट्यूब है हमारे पास, एक लिम्ब के अंदर डाला। तो आपको पता है NaCl सॉल्यूशन जो होता है उसका एक्वस सॉल्यूशन वो कलरलेस होता है। तो इसने इसके अंदर इस चीज को भर दिया, इस लिम्ब के अंदर, इस लिम्ब के अंदर। तो ये क्या है आपका
NaCl का एक्वस सॉल्यूशन, जो क्या होता है आपका कलरलेस, ठीक है। और दूसरा लिंब जो है इसका, इस लिंब के अंदर उसने सिल्वर नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन लिया, सिल्वर नाइट्रेट का एक एक्वस सॉल्यूशन लिया। सिल्वर नाइट्रेट उसने लिया, साल्ट भी है, सिल्वर नाइट्रेट उसने पानी के अंदर डाला, पहले एक सॉल्यूशन बना लिया उसका, फिर उस सॉल्यूशन को उठा के इस दूसरे वाले लिंब के अंदर डाला। तो इस लिंब के अंदर क्या है अब आपका सिल्वर नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन, और ये भी क्या होता है कलरलेस होता है ये, ठीक। अब उसने क्या किया, उसने ये सारा का सारा लैंडोल्ट ट्यूब जो है ना उसको उठा के इसका वेट लिया। अब वेट जितना भी आया होगा लेट दैट बी x ग्राम्स, इस तरीके से, ठीक। फिर थोड़ा सा इसने इस ट्यूब को टिल्ट किया, टिल्ट, ठीक। तो जैसे ही टिल्ट किया तो इस वाले लिंब के अंदर जो सॉल्यूशन भरा हुआ था और इस वाले लिंब के अंदर जो सॉल्यूशन भरा हुआ था, ये दोनों आपस में मिक्स हो गए। तो जैसे ही मिक्स हो गए, ये मान के चलते हम कि इसने इस तरीके से इसे टिल्ट किया, इस तरीके से ये इसने टिल्ट किया। जैसे टिल्ट किया तो अब जाके ये सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन और इसका एक्वस सॉल्यूशन, ये आपस में कंबाइन हो गए। जैसे ही ये कंबाइन हो गए तो वहां पे एक कलर उसको दिखाई दिया, वो कलर जो था आपका वो व्हाइट कलर था। क्या था? व्हाइट कलर। अच्छा, इसका क्या मतलब व्हाइट कलर? देखो इस तरीके से एक सबस्टेंस इसका बना था, कुछ इसे इस तरीके से मिला, इस तरीके से, और ये था कुछ सॉलिड के फॉर्म में, ये मिला था उसे सॉलिड के फॉर्म में, और बाकी चीज जो थी आपकी वो वही थी कलरलेस टाइप, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक। तो क्या दिख रहा है आपको? पहले ये दोनों सॉल्यूशंस क्या थे आपके? कलरलेस। अब क्या है? ये कलर्ड है ना। तो ये वाला सबस्टेंस जो नया बना था, ये व्हाइट वाला सबस्टेंस, इसका नाम था सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, और ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में होता है, ठीक। और ये जो कलरलेस टाइप ये सॉल्यूशन अब इसका बचा था, ये था AgCl सोडियम नाइट्रेट का था, ये Na NO3, ये भी क्या था आपका? कलरलेस। देखो पहले ये पूरा का पूरा कलरलेस था, अब जैसे इसने टिल्ट किया है तो कलर आ गया। तो आपने 10th में पढ़ा होगा, जब भी कलर चेंज होता है तो केमिकल रिएक्शन होती है। तो जैसे ही ये कलर बना और दूसरा एक सबस्टेंस बना था सॉलिड फॉर्म में, ये तो इसका मतलब एक केमिकल रिएक्शन हो चुकी है। जैसे ही टिल्ट किया तो केमिकल रिएक्शन हो गई, एक नया सबस्टेंस को दिखने को मिला इन द फॉर्म ऑफ ए व्हाइट फॉर्म, मतलब व्हाइट प्रेसिपिटेट, सिल्वर क्लोराइड, और एक चीज और थी उसमें, उसके अंदर, दैट इज सोडियम नाइट्रेट। ये वाला पार्ट कलरलेस था, ये था आपका कलर्ड। तो ये तो केमिकल रिएक्शन हो गई है ना। अब उसने क्या किया? केमिकल रिएक्शन होने के बाद उसने इस लैंडोल्ट ट्यूब को फिर से उठाया और इसका वेट लिया। जब इसका वेट इसने लिया तो ये बराबर आ रहा था x ग्राम, जो पहला था आपका मास वही बाद में भी। तो इस चीज से हमने क्या समझा कि केमिकल रिएक्शन तो हो गई है। इस केमिकल रिएक्शन के अंदर ये तो रिएक्टेंट की तरह काम करेगा और ये किसकी तरह काम करेगा? प्रोडक्ट की तरह। तो रिएक्टेंट का मास उसने पहले लिया था, टोटल कितना था? x ग्राम। तो प्रोडक्ट का मास जब उसने निकाला वो भी किसके बराबर था? x ग्राम। तो क्या मैं कह सकता हूं कि मास बिफोर रिएक्शन ऑलवेज इक्वल टू मास आफ्टर रिएक्शन? तो क्या मैं कह सकता हूं कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड? जितना मास यहां पे था उतना ही मास यहां पे भी है। तो मास न क्रिएट हुआ है न डिस्ट्रॉय हुआ है, मतलब मैटर न क्रिएट हुआ है न डिस्ट्रॉय हुआ है, अकॉर्डिंग टू एंटोनी लवाइशर। एंड अकॉर्डिंग टू एंटोनी लवाइशर, हम बाद में देखेंगे कि ये वाला लॉ जो है ना, अब इसकी दूसरी फॉर्म है। अब हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी, क्योंकि कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है कि जिनमें मास का डिफेक्ट आता है, और जिन रिएक्शन से मास का डिफेक्ट आएगा उनको आप सिंपल केमिकल रिएक्शन नहीं कह सकते, उनको आप न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हो। और न्यूक्लियर रिएक्शंस में एक इक्वेशन काम में आती है, E इज इक्वल टू mc², डेल्टा mc²। इस तरीके से लिखेंगे, E इज इक्वल टू डेल्टा mc², ठीक। तो ये है एनर्जी, दिस इज द चेंज इन मास, मतलब मास डिफेक्ट, एंड C इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक।
अगर आप बहुत बड़ी चेंज ला रहे हो एनर्जी में तो इसका मतलब मास कुछ ना कुछ लॉस होगा। अगर आप मास में बहुत ज्यादा चेंज ला रहे हो तो कुछ ना कुछ मास किसमें कन्वर्ट हो चुका होगा, एनर्जी के अंदर। लेकिन ये उन रिएक्शंस के ऊपर अप्लाई होता है जो न्यूक्लियर रिएक्शंस हमारी होती है। तो नॉर्मली अगर हम बात करेंगे सिंपल केमिकल रिएक्शंस के रिलेटेड, उनके लिए है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लेकिन अगर ओवरऑल बात करोगे, जब आप न्यूक्लियर रिएक्शंस को भी इंक्लूड करोगे, तब जाके इसका क्या होता है, चेंज होता है। इसे फिर कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। मतलब मास और एनर्जी इंटर कन्वर्टेबल है। एनर्जी को मास में कन्वर्ट किया जा सकता है, मास को किस में कन्वर्ट किया जा सकता है, इनटू एनर्जी। ठीक है, तो ये था हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अच्छा, एक और एग्जांपल से समझते हैं कि सर ये तो केमिकल चेंज थी, अब कुछ रिएक्शन दिखाओ, रिएक्शन से पता चले कि हाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास रिएक्शन ने फॉलो किया है। तो कोई बात नहीं, ये आपके लिए एग्जांपल है। जैसे आपने पढ़ा हुआ होगा, हाइड्रोजन जब कंबाइन होता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनता है, वाटर। इस तरीके से तो आप मुझे खुद ही बोलो, देखो। अच्छा, इस रिएक्शन को समझने का क्या मतलब है कि 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विथ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 2 मोल्स ऑफ वाटर। अगर मैं मास रिएक्टेंट्स का लिखूं, मास ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के साइड में मुझे मास बोलो। मोल्स कितने हैं हाइड्रोजन के, सर 2 इनटू इसका मोलर मास कितना होता है हाइड्रोजन का, सर 2 ग्राम। मोल इनवर्स याद है, ये तो मोल है, मोल और मोल कैंसल, 2 2 4, तो टोटल मास कितना आता है, सर 4 ग्राम। तो आ गया हाइड्रोजन की वजह से। अब इसका जरा चेक करते हैं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 1, मतलब इसका 1 मोल है। तो मोलर मास कितना होता है ऑक्सीजन का, दैट इज 32 ग्राम होता है कि नहीं। तो 32 प्लस 4 कितना आएगा, सर 36 ग्राम। तो टोटल मास बिफोर रिएक्शन कितना है मेरे पास, 36 ग्राम। अब मुझे बोलो टोटल मास आफ्टर रिएक्शन, यह ना 2 टाइम्स वाटर, इसका भी मास किसके बराबर आना चाहिए, 36 के बराबर आना चाहिए। जरा चेक करते हैं कितने मोल्स है ये, सर 2 इनटू हाइड्रोजन का मोलर मास कितना है, सर 2 ग्राम। इसमें तो एक और चीज है ऑक्सीजन, तो मैं लिखूंगा ये 2 ऑक्सीजन को भी मल्टीप्लाई है, तो 2 इंटू क्या लिखेंगे, 16 ग्राम। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे 2 2 4 प्लस 2 16 कितना आएगा, 32। तो यह आपका बना कितना, 36 ग्राम्स। तो मास बिफोर रिएक्शन कितना है, 36 ग्राम्स, एंड मास आफ्टर रिएक्शन भी कितना आ रहा है, 36 ग्राम्स। इसका मतलब जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन होकर क्या बनाएगा, वाटर। तो मास बिफोर रिएक्शन, मास आफ्टर रिएक्शन क्या होता है, इक्वल। तो हम कह सकते हैं कि दिस रिएक्शन फॉलोज लॉज ऑफ दिस रिएक्शन फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक, अब क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है इस लॉ के अकॉर्डिंग, बहुत ही सिंपल होगा, इसमें कुछ दिमाग लगाने की जरूरत है भी नहीं। कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास हाइड्रोजन गैस है और क्लोरीन गैस है आपका, तो आपका बनता है 2 टाइम्स HCl। ठीक है, ठीक। तो आप मुझे बोलोगे कि अगर सर इसका मास टोटल, अगर इसका टोटल मास है 36 73 आपका आएगा, ये अगर आपके पास है 73 ग्राम्स, कितना है ये, 73 ग्राम, और अगर इसका है 2 ग्राम। ठीक, और अब अगर आपने क्लोरीन का मास निकालना होगा तो वो किसके बराबर होगा, सर प्रोडक्ट का साइड तो कितना है 73 ग्राम, रिएक्टेंट के साइड में एक रिएक्टेंट का कितना है, सर 2 ग्राम। तो मैं निकाल सकता हूं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को अप्लाई करो, तो मैं लिखूंगा 2 ग्राम प्लस क्लोरीन का मास जितना भी होगा विल बी इक्वल टू किसके बराबर, 73 ग्राम। तो अब आप खुद ही मुझे बोल सकते हो कि सर मुझे तो निकालना है मास ऑफ क्लोरीन, तो मैं लिखूंगा 73 ग्राम माइनस 2 ग्राम, है ना। तो 73 माइनस 2 ग्राम किसके बराबर आएगा, 71 ग्राम। तो क्लोरीन का मास कितना लेना पड़ेगा आपको, 71 ग्राम। ठीक है, मतलब अगर आपके पास 4 चीजें हैं केमिकल रिएक्शंस के अंदर, 5 चीजें 6 चीजें जितनी भी होगी, अगर फॉर एग्जांपल 4 चीजें आपके पास है, 2 रिएक्टेंट है 2 प्रोडक्ट है, 3 का अगर आपके पास मास गिवन है तो चौथा का आप निकाल सकते हो इजीली बाय अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो सिंपल सा लॉ था, ये आप खुद ही पढ़ सकते हो बुक के ऊपर, ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। तो अब हम जाएंगे दूसरे लॉ के ऊपर, उस लॉ का नाम क्या है, लॉ ऑफ, दूसरा लॉ जो है आपका दैट इज लॉ ऑफ
डेफिनेट कंपोजिशन, लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन। अच्छा, लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन को किसने प्रपोज किया था? J.L. प्रूस्ट के नाम से एक साइंटिस्ट था जिसने ये लॉ प्रपोज किया था। बिल्कुल सिंपल सा लॉ है। ये क्या कहता है कि जब भी कोई कंपाउंड बनता है, जब भी कोई कंपाउंड बनता है, किसी भी सोर्स से आप उसे बनाओ। एक कंपाउंड है आपके पास, किसी भी सोर्स से आप लाओ। फॉर एग्जांपल आपके पास वाटर है, आपके पास वाटर है, कोई किसी भी सोर्स से ले आओ आप। अगर ये सी वाटर है, चाहे सी वाटर हो आपका, चाहे टैप वाटर हो आपका, मतलब पानी आप कहीं से भी लाओ, ये वाटर हमेशा दो ही एलिमेंट से बना हुआ होगा। एक तो हाइड्रोजन से बना हुआ होगा, दूसरा ऑक्सीजन से बना हुआ होगा। और आपस में जब ये दो एलिमेंट्स कंबाइन होंगे तो ये हमेशा 2:1 रेशो में कंबाइन होंगे। और इस कंपाउंड के अंदर, इस वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास भी फिक्स होगा। और जब आप इसका मास रेशो निकालोगे, एक तो वो फिक्स होगा, दूसरा वो सिंपल होल नंबर रेशो होगा। यही है आपका लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन, कि जब कोई कंपाउंड आप बनाते हो किसी भी सोर्स से, दो एलिमेंट्स, दो डिफरेंट एलिमेंट से बना हुआ होगा, उन दो एलिमेंट्स का रेशो बाई मास जो होता है उस कंपाउंड के अंदर वो फिक्स होता है, और आपस में उनका जो रेशो होता है वो सिंपल होल नंबर रेशो होता है। जैसे अगर मैं इस वाटर की बात करता हूं तो कितने एलिमेंट से बना हुआ है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से, ठीक। और इसमें जो रेशो ऑफ हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन है वो क्या है? 2:1। एक तो ये, दूसरा अगर इसकी मास की बात करेंगे, देखो आपके पास वाटर है, हाइड्रोजन का मास कितना होगा? 2 हाइड्रोजन का सर 2 ग्राम, प्लस ऑक्सीजन का कितना आता है सर 60 ग्राम। अगर हमने इनका रेशो निकाला, ग्राम ग्राम कैंसल, 2 1 जार 2 8 जार, तो 1:8, तो सिंपल होल नंबर रेशो है ये। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड है आपके पास, ये कंपाउंड है सर, बिल्कुल कंपाउंड है। किसी भी सोर्स से आप प्रिपेयर करो कार्बन डाइऑक्साइड को, कार्बन डाइऑक्साइड को प्रिपेयर करने का तरीका क्या क्या होता है? जैसे आपके पास कोई कार्बन है, इसको आपने जलाया इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कोक है आपके पास मान लो कार्बन, आपने ऑक्सीजन के साथ कंबस्शन रिएक्शन की तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट है आपके पास, अगर आपने कैल्शियम कार्बोनेट को ब्रेक किया, डिकम्पोज कराया, तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब इस कार्बन डाइऑक्साइड को आपने कितने तरीके से बना लिया सर? 2 तरीकों से, एक तो पहला वाला, दूसरा ये, लेकिन बनता तो कार्बन डाइऑक्साइड ही है ना। इन दोनों में अगर आप देखोगे, दोनों प्रेपरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें 2 डिफरेंट एलिमेंट्स आपको मिलेंगे। कौन कौन सा एलिमेंट मिलेगा आपको? एक तो कार्बन मिलेगा, दूसरा क्या मिलेगा? ऑक्सीजन। इन एलिमेंट्स का रेशो जो होगा, चाहे ये वाला कार्बन डाइऑक्साइड लो, चाहे ये वाला कार्बन डाइऑक्साइड लो, इनका रेशो हमेशा क्या रहेगा? 1:2। एक तो ये हो गया, दूसरा इनका मास रेशो भी फिक्स होगा, और वो भी सिंपल होल नंबर रेशो। फॉर एग्जांपल कार्बन का मास कितना होता है सर? 12 ग्राम। ऑक्सीजन का कितना होता है? एक ऑक्सीजन का सर 16, यहां पे 2 है तो 32 ग्राम। तो जब आप इनका मास रेशो निकालोगे तो 12 ग्राम इज टू क्या लिखोगे आप? 32 ग्राम, ग्राम ग्राम कैंसल, तो यह आएगा 3:4। तो ये सिंपल होल नंबर रेशो, ये तो फिक्स है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड अगर आप बनाओगे उसमें हमेशा सिंपल होल नंबर रेशो से जब आप जाओगे, उनमें मास भी फिक्स होगा। मतलब 3 ग्राम किसका होगा? कार्बन का। 4 ग्राम किसके लेने पड़ेंगे आपको? ऑक्सीजन के, ठीक है। तो ये आपका था क्या? लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन। तो सिंपल सी बात है, जब भी कोई कंपाउंड आपका बनेगा 2 एलिमेंट से या 3 या 4 एलिमेंट से, उन कंपाउंड्स में उन एलिमेंट्स का रेशो एक तो फिक्स होता है, उनके एटम्स का रेशो फिक्स होता है, दूसरा उनका जो मास रेशो होता है वो भी क्या रहता है? फिक्स। ये कभी चेंज नहीं हो सकता, ये याद रखोगे आप, ठीक। तो दिस वाज लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन, दिस वाज गिवन बाय J.L. प्रूस्ट, ठीक। नेक्स्ट जरा चेक करते हैं नेक्स्ट लॉ ऑफ का। लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन के बाद जो आपका थर्ड लॉ है, दैट इज, ये इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन को प्रपोज किया था डाल्टन ने। और क्या मतलब है इसका? देखो, इसका मतलब है कि अगर आपके पास 2 एलिमेंट्स हैं, क्या है आपके पास? 2 एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल मेरे पास है कार्बन और ऑक्सीजन। अगर 2 एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होंगे, 2 डिफरेंट एलिमेंट्स अगर आपस में कंबाइन होंगे, और अगर वो 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड्स बनाते हैं, फॉर एग्जांपल कार्बन और ऑक्सीजन अगर आपस में कंबाइन होंगे,
तो ये क्या क्या चीजें बना सकते हैं, ये तो कार्बन मोनोऑक्साइड ही बना सकते हैं आपस में कंबाइन होने के बाद, या कार्बन डाइऑक्साइड ही बना सकते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन को आपने कंबाइन किया, दो कंपाउंड्स बनने की पॉसिबिलिटी है, एक है कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरा क्या है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। अगर इसे समझ नहीं आता, एक और एग्जांपल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लो ऑफ, जब ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे या तो क्या बन सकता है वाटर, या फिर क्या बन सकता है H2O2 बन सकता है कि नहीं सर? बिल्कुल। इस लॉ के अकॉर्डिंग याद रखोगे आप, whenever two elements combine to produce two or more than two compounds, then keeping the mass of one element fixed, the mass of the other element in these compounds, the ratio of the masses of the other compound in these compounds will bear a simple whole number ratio। क्या मतलब है इसका? अगर मैं आपसे पूछूं कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर कार्बन का मास कितना है, आप कहोगे सर 12 ग्राम। अब अगर मैंने कहा कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन का मास कितना है सर 12 ग्राम, ऑक्सीजन का मास कितना है सर 16 ग्राम, इस वाले मॉलिक्यूल के अंदर, इस वाले में कितना आएगा सर 32 ग्राम। तो मतलब इन दो कंपाउंड्स में जो ऑक्सीजन है उसका मास तो डिफरेंट है, पहले वाले में 16 ग्राम दूसरे वाले में 32 ग्राम, लेकिन कंबाइन तो हो रहे हैं ना कार्बन के फिक्स्ड मास से। कार्बन का कितना है 12 ग्राम और कार्बन का कितना है 12 ग्राम। अगर आपने इन दो एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट का मास फिक्स कर लिया, जैसे यहां पे कार्बन का 12 है और यहां पे भी कार्बन का क्या है 12, फिर जब आप दूसरे एलिमेंट का मास रेशियो निकालोगे इन कंपाउंड्स में, उनका रेशियो जो आएगा मास रेशियो वो सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। ठीक है, किस तरीके से देखो, कार्बन कार्बन का मास हमने फिक्स कर लिया, अब यहां पे ऑक्सीजन का मास और यहां पे ऑक्सीजन के मास का रेशियो निकालो, तो यहां पे ऑक्सीजन का कितना मास है 16 ग्राम, जब आप इसका रेशियो निकालोगे विद रेस्पेक्ट टू 32 ग्राम, ग्राम ग्राम कैंसल, 16 1 16 2 तो 1:2 रेशियो आएगा। ये है ना सिंपल होल नंबर रेशियो। फिर से देखो, दो एलिमेंट जब कंबाइन होंगे, दो डिफरेंट एलिमेंट्स, और अगर वो दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स बनाते हैं, तब उन कंपाउंड्स में अगर आपने उन दो एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट का मास क्या कर लिया फिक्स कर लिया, तब दूसरा एलिमेंट जो होगा उसका जो मास रेशियो होगा उन कंपाउंड्स में वो सिंपल होल नंबर रेशियो बेयर करेगा। जैसे इस वाले केस में जरा यहां पे चेक करते हैं कितने एलिमेंट्स है, दो, कितने कंपाउंड्स बना लिए, दो, वाटर एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब आप एक काम करोगे, हाइड्रोजन का मास आप फिक्स कर लो, यहां पे कितना है हाइड्रोजन का फिक्स मास 2 ग्राम और यहां पे भी कितना है 2 ग्राम। ठीक है, अब इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन का मास रेशियो निकालो, इस ऑक्सीजन का मास कितना है यहां पे 16 ग्राम, यहां पे कितना है सर 32 ग्राम। जब आप इन दो ऑक्सीजन एटम्स का मास निकालोगे, रेशियो निकालोगे, तो आप लिखोगे 16 ग्राम इज टू 32 ग्राम, ग्राम ग्राम कैंसल, तो यह आएगा 1:2। ठीक है यार, ये बात समझ में? तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है कि जब दो एलिमेंट्स दो कंपाउंड या दो से ज्यादा बनाएंगे, इन दो एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट का मास आप फिक्स कर लो, फिर जो दूसरा एलिमेंट आपका आएगा उसका जो मास रेशियो होगा इन कंपाउंड्स के अंदर वो बियर करेगा सिंपल होल नंबर रेशियो। सिंपल सी बात है। अगर अभी भी समझ नहीं आ रही है तो एक और एग्जांपल देखते हैं। जरा इसका चेक करते हैं। जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये जब आपस में कंबाइन होते हैं तो बहुत सारे ऑक्साइड्स बनते हैं। एक ऑक्साइड आपका है N2O, समझना मेरी बात, इसे कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। दूसरा है आपका NO, नाइट्रिक ऑक्साइड। तीसरा है आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, या इस तरीके से लिखेंगे डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड N2O3, N2O3। इसी तरीके से N2O4, इसी तरीके से N2O5। एलिमेंट्स तो दो ही है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, कंपाउंड तो बहुत सारे बन रहे हैं। अब जैसे आप लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इनके ऊपर अप्लाई करोगे, तब आपको एक एलिमेंट का मास क्या करना पड़ेगा फिक्स करना पड़ेगा। जैसे मान के चलते हैं नाइट्रोजन का मास फिक्स कर लेते हैं इसमें। अब यहां पे मुझे बोलो, यहां पे कितने नाइट्रोजन एटम है 2, यहां पे भी कितने हैं 2, यहां पे भी 2, यहां पे भी 2, यहां पे कितना 1, तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मैंने क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि इससे नाइट्रोजन का मास सारे कंपाउंड्स के अंदर फिक्स होगा। जैसे ही ये N2 आएगा तो 28 ग्राम है, दो नाइट्रोजन का मास। यहां पे भी कितना आएगा सर 28 ग्राम, यहां पे भी कितना होगा 28 28 28। इनका मास तो क्या किया आपने नाइट्रोजन का फिक्स।
अब देखो ऑक्सीजन का मास क्या आएगा, उन ऑक्सीजन का मास जो होगा ना इन कंपाउंड्स के अंदर वो आपस में क्या बियर करेंगे, सिंपल होल नंबर रेशो। किस तरीके से, ऑक्सीजन का जरा इसमें देखो कितने ग्राम्स हैं, 16 ग्राम। इस वाले कंपाउंड के अंदर जरा चेक करो, 2 आपने मल्टीप्लाई किया ना, 2 तो नाइट्रोजन को भी मल्टीप्लाई होगा, 2 तो ऑक्सीजन को भी मल्टीप्लाई होगा, तो ऑक्सीजन कितने बने यहां पे 2, तो 2 ऑक्सीजन का मास कितना आएगा सर 32 ग्राम। यहां पे कितने हैं 3 तो 48 ग्राम, यहां पे कितने हैं 4 तो 64 ग्राम, यहां पे कितने हैं 5 तो 80 ग्राम। जब आप इनका रेशो निकालोगे इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से, ये सारा ग्राम कैंसिल होगा, 16 1 16 2 3 4 5, तो रेशो क्या आएगा 1:2:3:4:5। तो ये जो आपका रेशो आया दिस इज सिंपल होल नंबर रेशो। तो ये फॉलो करता है क्या, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। तो क्या याद रखोगे आप, सर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन को दिया था किसने, जॉन डाल्टन ने, और कहने का मतलब क्या था उसका कि जब दो डिफरेंट एलिमेंट्स 2 कंपाउंड्स या 2 से ज्यादा कंपाउंड्स बनाएंगे, तब उन कंपाउंड्स में अगर आपने एक एलिमेंट का मास फिक्स कर लिया, फिर जो दूसरा एलिमेंट उन कंपाउंड्स के अंदर प्रेजेंट होगा उनका जो मास रेशो होगा, जब आप उनका आपस में क्या निकालोगे मास रेशो, तो वो सिंपल होल नंबर के फॉर्म में आपको मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम एक और लास्ट इसका डिस्कस करेंगे, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन, और जितने भी न्यूमेरिकल्स इन लॉज के ऊपर पूछे जाते हैं वो हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 7 के अंदर। थैंक यू।